मत्स्यगना और मायावी घंटी। कई साल पहले काशीनगर नाम के गांव में राधेश्याम नाम का चरवाहा रहा करता था। उसकी परिवार में पत्नी और 2 बेटे थे। वो रोज अपने भेड़ों को चराने जंगल ले जाता था और शाम को घर आ जाता था। दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। एक दिन राधेश्याम अपने भेड़ों को जंगल में चरा रहा था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! उसे चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया तो राधेश्याम उस तरफ चला गया। उसने देखा समुद्र के पास एक मत्स्यगना मछुआरे के जाल में फंसी हुई थी। राधेश्याम दौड़ के उसके पास गया और उसे जाल से छुड़ाया। फिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? तुम बहुत गरीब दिखते हो। ये लो, ये मायावी घंटी ले लो। जब भी तुम इस घंटी को बजाओगे, तुम्हारा मनपसंद खाना हाजिर हो जाएगा। ये कहकर उसने घंटी राधेश्याम को दी और वापस पानी में चली गई। राधेश्याम वो घंटी लेकर अपने घर वापस आया। अपनी बीवी को उसने सारी बात बताई। बीवी चौंक गई। क्या ये सब सच है? चलो एक बार घंटी बजाओ और स्वादिष्ट खाना हाजिर करो। तब राधेश्याम ने घंटी बजाई और बहुत स्वादिष्ट भोजन हाजिर हो गया। सारा परिवार ने उस भोजन का आनंद उठाया। इस तरह हर रोज वो घंटी बजाकर स्वादिष्ट पकवान मंगवाकर खाया करते थे। रोज मुफ्त का खाना मिलता था तो राधेश्याम ने काम करना बंद कर दिया। बेचारे भेड़ों को खाना नहीं मिलता था, वो भूख से बिलबिला रहे थे। राधेश्याम ने सोचा, अब इन भेड़ों से मेरा क्या काम? इन्हें मैं जंगल में चराने क्यों ले जाऊं? जाओ जाओ, कहीं और जाके जियो। जा जा, कहीं और जा। एक बार उसकी बीवी को बुखार हो गया। वो दवाई लाने दवाखाना गया तो दुकानदार ने कहा, क्यों भाई, बिना पैसे के दवाइयां चाहिए? ऐसे कोई देता है क्या? चलो ठीक है, उधार पे ले जाओ। पर भाई राधेश्याम, आजकल तुम बहुत बदले बदले से दिखते हो। तुमने काम दाम छोड़ दिया, भेड़ों को भगा दिया, तुम्हारे बच्चों ने भी पाठशाला जाना बंद कर दिया, आवारागर्दी करते फिरते हैं। वैसे बिना कोई कामकाज का तुम्हारा परिवार कैसे चलता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। उसकी बातें सुन के राधेश्याम सोच में पड़ गया। वो घर वापस आया तो उसके बच्चों के साथ एक और बच्चा बात कर रहा था। सुनो, तुम लोगों ने पाठशाला आना क्यों बंद कर दिया? टीचर जी ने मुझे पता करने को कहा है। तब राधेश्याम के बेटे ने कहा, पाठशाला जाके पढ़ाई करूंगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह से हम पेट भरेंगे। इतना ही ना। दूसरे ने कहा, पर इसकी जरूरत हमें नहीं है, हम जो चाहे वो खा सकते हैं, तो पाठशाला जाके क्या करना और पढ़ाई किस बात की, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। उनकी बातें सुन के राधेश्याम का दिमाग घूम गया और उसको अपनी गलती समझ में आई। उसी वक्त उसने उस घंटी को लिया और समुद्र तट पहुंचा। फिर उसने घंटी को दूर समुद्र की पानी में फेंक दिया। फिर वो मत्स्यगना पानी से बाहर आई। माते, मुझे माफ करना, आपका दिया हुआ घंटी के वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तीनों वक्त बिना कामकाज के खाना मिल रहा था, इसलिए मैं आलसी बन गया और मेरे बेटे तो बिगड़ ही गए। खून पसीना एक करके कमाए हुए पैसों का खाने का मोल आज मुझे समझ में आया। उसकी बातें सुन के मत्स्यगना पानी में वापस चली गई। तो बच्चों, बिना परिश्रम के कोई भी चीज हमारे हाथ लग जाए, उससे हमें कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए कोई भी चीज हमें परिश्रम करके कमाना चाहिए, उससे बहुत आनंद मिलता है ना? अच्छी लगी कहानी? पिंजड़े में तोता। रामपुर नाम के गांव में एक शर्मा जी रहा करते थे। उनके पत्नी का नाम था महालक्ष्मी। उनका एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि को पशु पक्षियां बहुत पसंद था। एक दिन रवि ने उसके पापा से कहा, पिताजी, मुझे एक कुत्ते का बच्चा ला दो ना। मेरा दोस्त विजय ने भी कल ही मंगवाया, कितना प्यारा कुत्ते का बच्चा है, मुझे भी एक ला दो ना पिताजी। शर्मा जी ने कहा, देखो बेटा, सिर्फ जानवरों से प्यार करना ही काफी नहीं, उनका लालन पालन भी अच्छी तरह से करना होता है। तुमने मांगा था तो मैंने तुम्हारे लिए एक्वेरियम मांग दिया। तैरती हुई मछलियों को देख के तुम खुश होते हो, पर क्या एक दिन भी तुमने उन मछलियों को खाना खिलाया? उनको दिन में कितनी बार कितना खुराक देना होता है मैंने कितनी बार समझाया तुमको, पर क्या फायदा? मुझे या फिर तुम्हारे माँ को उनको खाना खिलाना पड़ता है। रवि ने कहा, मैं तो खिलाना ही चाहता हूँ पापा, पर मैं भूल जाता हूँ ना। शर्मा जी ने कहा, इसीलिए तो बता रहा हूँ, जब तक माँ और मैं काम से वापस आए शाम हो जाता है। कुत्ते को पालने की कुछ पद्धतियां होती है। उनको 2 वक्त खाना खिलाना पड़ता है, हर वक्त उनको बांध के नहीं रखते। सुबह शाम उनको बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है। उनको कोई बीमारी हो तो अस्पताल ले जाना पड़ता है।
इतना काम होता है, ये सब माँ और मैं कैसे करेंगे, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। रवि ने कहा, पापा पापा प्लीज मना मत करो ना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं ही देखभाल कर लूंगा, मेरे पे भरोसा कीजिए ना। शर्मा जी ने कहा, ठीक है तो फिर चल, जो कुत्ता तुझे पसंद आए मैं वही खरीद देता हूँ। उस कुत्ते के बच्चे को रवि ने अच्छी तरीके से 2 दिन खाना खिलाया, उसे बाहर भी घुमाने ले गया, पर उसके बाद उसको बोर लगने लगा। एक दिन शर्मा जी ने कहा, रवि रवि, उस पप्पी को तुमने सुबह से बांध के रखा है, बाहर घुमाने नहीं ले गए, उसको खाना भी दिया है कि नहीं? रवि ने कहा, अरे रे पापा, मैं तो भूल गया, मेरी परीक्षाएं चल रही है ना, पढ़ाई में व्यस्त हो गया था पापा। शर्मा जी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम ऐसा ही करोगे, मुझे मालूम था, आगे से इसका भी देखभाल मुझे करना पड़ेगा, और कुछ कर भी तो नहीं सकता। एक दिन महालक्ष्मी ने कहा, सुनिए जी, रवि ने परीक्षाएं बहुत अच्छी लिखी, बढ़िया मार्क्स आए हैं उसको। उसने पूछा था अच्छे मार्क्स आएंगे तो तोता खरीदोगे, मैंने हामी भरी थी, आपसे बात करने के लिए सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। शर्मा जी ने जवाब दिया, अच्छा अब मैं समझा, माँ बेटे दोनों की मिली भगत है, वो खुद मांग नहीं सकता इसलिए तुमसे मंगवा रहा है। रवि ने कहा, पापा मुझ पे भरोसा कीजिए, तोते को मैं अच्छी तरह से रखूंगा, जैसे आपने कहा उसे मैं टाइम टू टाइम खाना भी दूंगा। पापा पापा प्लीज पापा। बेचारा रवि का मन रखने के लिए शर्मा जी ने एक तोता ला दिया। रवि ने थोड़े दिन उसका अच्छा देखभाल किया, उसके बाद वो बोर हो गया। तोता खाना दो चिल्लाता था, फिर भी वो खेलता रहता था। शर्मा जी को सारी बात समझ में आई और उस दिन के बाद से उस तोते का देखभाल भी वही करने लगे। एक दिन शर्मा जी ने कहा, रवि हम कुछ जरूरी काम के लिए पास के शहर में जा रहे हैं, लौटने में देर हो जाएगा, घर संभालना, उनको वक्त पे खाना दे देना, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चले गए। कुछ देर तो रवि आंगन में ही खेला, फिर कुछ काम से वो एक कमरे में चला गया। थोड़ा हवा आया तो कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रवि ने बहुत चेष्टा किया पर दरवाजा खुला ही नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाया पर किसी को सुनाई भी नहीं दिया। बेचारा रोता हुआ दरवाजा पीटता रह गया। सुबह से उसने खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, अंधेरा होने तक उस कमरे में बंद रहा। शाम को शर्मा जी और उनकी बीवी वापस आए। उनको दरवाजा पीटने का आवाज सुनाई दिया, तब उन्होंने दरवाजा खोला। रवि ने पूरी बात उनको समझाई। तब शर्मा जी ने कहा, रवि अब समझ में आया भूख और प्यास कितनी तड़पाती है। अगर हम आके दरवाजा नहीं खोलते, सोच लो तुम्हारी हालत क्या होती। जैसे तुम तड़पे हो वो बेचारे जानवर भी तड़पते हैं, पर उनको बोलना नहीं आता ना, इसीलिए बताते नहीं। हमें ही समझ लेना होता है। अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो जानवरों को पालना नहीं चाहिए। जानवरों से प्यार करना ठीक है, पर उनका जिम्मेदारी उठाना अलग बात होता है। अब तो तुम समझ गए होगे ना। तब रवि ने कहा, हाँ पापा, मुझे मेरी गलती की एहसास हो गई। आगे से मैं उनका बहुत ख्याल रखा करूंगा। उस दिन से रवि ने उन जानवरों का बहुत ख्याल रखा। तो बच्चों, हम जिन जानवरों को पालते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, इसी तरह उनका जिम्मेवारी भी उठाना चाहिए। अच्छी लगी कहानी? मछुआरा और भूत। केशवपुर नाम के एक गांव में छोटू नाम का एक मछुआरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़ के जिया करता था। एक दिन जब वो मछलियां पकड़ रहा था, उसे एक बोतल मिला। छोटू ने कहा, ये क्या? ये तो बोतल दिख रहा है, अंदर कुछ हिल भी रहा है। ये सोचकर उसने बोतल की ढक्कन खोली। बस उसमें से एक भूत निकल आया। भूत ने डरावनी तरीके से हंसा। उस भूत को देख के छोटू बहुत डर गया। उसने पूछा, कौन है तू? कहां से आया? इस बोतल में कैसे घुस गया? भूत ने जवाब दिया, मैं एक भूत हूँ। 100 साल पहले एक जादूगर ने मुझे इस बोतल में कैद किया। मैं इंतजार में था कोई मुझे छुड़ाए। तुमने आज मुझे आजाद किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तब छोटू ने कहा, बहुत अच्छे, पर मैं बहुत डर रहा हूँ।
अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? वो वहाँ से जाने लगा। भूत ने कहा, रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुमने मुझे छुड़ाया तो बदले में कुछ तो करना पड़ेगा, पर मैं तुम्हारी सहायता करूं मेरी भी एक शर्त है। तुम जो भी काम बोलोगे मैं करूंगा, पर एक काम खत्म होते ही तुरंत दूसरा काम बताना पड़ेगा। देर करोगे तो गुस्सा आएगा और मैं तुम्हें खा लूंगा। छोटू ने सोचा, मैं कहाँ फंस गया बाबा? भूत ने कहा, जल्दी बताओ क्या करना है, जल्दी जल्दी अभी बताओ। देर करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, बताओ बताओ। छोटू ने कहा, बताता हूँ, मुझे डराओ मत। झील में से मछलियां निकाल के उस टोकरी में भरो। फिर भूत झील में कूद गया और एक टोकरी भर मछलियां लेके ऊपर आया। भूत ने पूछा, बोलो बोलो बोलो, आगे क्या करना है? जल्दी बोलो वरना मरोगे। जल्दी बोलो, क्या करना है मुझे? भूत चिल्लाने लगा। छोटू ने कहा, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है। बस भूत छोटू को लेके उसके घर पहुंच गया। फिर छोटू ने अपनी बीवी से सारी घटना बताई और भूत, बता, जल्दी बता वरना मैं तुझे खा लूंगा। जल्दी बता, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बता। वो चिल्लाने लगा। छोटू ने कहा, हाँ, हमें खाना चाहिए, खाना ला दो। उसी वक्त भूत ने अलग अलग पकवानों के साथ स्वादिष्ट खाना हाजिर किया। फिर भूत ने कहा, बता और क्या कर सकता हूँ? अभी बता वरना तू मरेगा। जल्दी बोल, अभी बता। वो चिल्लाने लगा। तो छोटू ने कहा, मुझे खाना भी ठीक से खाने नहीं दोगे क्या? ठीक है, मेरे लिए बहुत सारा सोना और गहने ले आ। उसी वक्त भूत ने बहुत सारा सोना और गहने हाजिर कर दिया और फिर से बोला, जल्दी बोल और क्या करना है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे खा जाऊंगा। जल्दी बोल। वो चिल्लाया, ठीक है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनवाओ और उसमें बहुत सारे नौकर चाकर चाहिए। उसी वक्त भूत ने एक बड़ा सा बंगला और बहुत सारे नौकर चाकर हाजिर कर दिए। बीवी ने कहा, ये क्या जी, जो मांगो तुरंत दे देता है, सोचने का वक्त भी नहीं देता। धन और बंगला तो मिल गया, अब क्या मांगोगे, जरा सोचो। भूत ने कहा, बातों में वक्त जाया मत करो, जल्दी बोलो। पहले भी कई लोग मेरे हाथों से मर चुके हैं, इसीलिए मुझे बोतल में बंद किया था। जल्दी बोलो। छोटू ने कहा, मैं एक विषय के बारे में सोच रहा था, इसलिए तुम्हें तुरंत कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर सोचने दो। भूत ने पूछा, कौन सी विषय के बारे में सोच रहा हूँ? मुझे बताओ, जल्दी बताओ। छोटू ने कहा, मैं सोच रहा था तुमने झूठ क्यों बोला? भूत ने कहा, मैंने कहा झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सारी सच्ची कहानी बताई तुमसे, मैंने कौन सा झूठ बोला? जल्दी बताओ। छोटू ने कहा, तुमने कहा कि तुम्हें बोतल में बंद किया था, तुम तो इतने बड़े हो, बोतल में बंद कैसे हो सकते हो? तो क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा? तब भूत ने कहा, मैंने सच कहा था, मुझे सचमुच बोतल में बंद किया था। मैं तो भूत हूँ, तुम्हारी तरह शरीर नहीं होती, जितनी मर्जी बड़ा बन सकता हूँ, जितनी मर्जी छोटा। उस मांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति से मुझे बोतल में बंद किया था। छोटू ने कहा, मैं नहीं मान सकता, तुम इतने बड़े हो इसलिए तुम्हें भूत कहते हैं। तुम अगर छोटे होते तो कोई तुमसे डरता क्या? मुझसे झूठ मत बोलना। भूत को गुस्सा आया। अरे मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रुक अभी तुझे दिखाता हूँ, अपनी आंखों से देखेगा तो मानेगा। ये कहकर भूत वापस उस बोतल के अंदर घुस गया। छोटू ने तुरंत उसकी ढक्कन बंद कर दी और ले जाके बोतल को पानी में फेंक दिया। तो बच्चों, संकट के समय हमें धैर्य से सोचना होता है, इससे संकट टल जाता है, समझे? बोलने वाली गोरिल्ला। कई साल पहले रामपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। किशन गांव-गांव घूम के जानवरों का खेला दिखाकर अपना गुजारा किया करता था। उसके सारे जानवरों को वो बहुत प्यार से रखा करता था। उसको मिठाइयां बहुत पसंद थी। हर दिन कोई ना कोई मिठाई खाए बिना उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन एक जंगल के राह से वो अपनी सवारी लेके जा रहा था। अचानक एक गोरिल्ला सामने आ गया। गोरिल्ला को देख के किशन डर गया। गोरिल्ला ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बात मानो। उसकी बातें सुन के किशन चौंक गया। उसने पूछा, ये क्या, तुम्हें बात करना आता है? कहां सीखा तुमने? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। गोरिल्ला ने कहा,
जी हाँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। मेरे माँ बाप जू में ही पले बड़े हैं। जब मैं मेरे माँ के कोख में था, मुझे इंसानों का आवाज सुनने का आदत पड़ गया। मेरे पैदा होने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात करना भी सीख लिया। किशन ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी अद्भुत है। इंसान को ही खुद की भाषा बोलने में बहुत तकलीफ होती है, पर तुम एक जानवर हो के इतनी अच्छी तरह से बोल लेते हो। सच में तुम इंसानों से भी बेहतर हो। वैसे तुम्हारे माँ बाप है कहाँ? तुम जंगल में कैसे पहुंचे? तब गोरिल्ला ने कहा, सर्कस में एक आग दुर्घटना हुई है। तब वहां से छूट के माँ बाबूजी और मैं इस जंगल में आ पहुंचे। जंगल में जीना हमें आता नहीं, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। मेरे माँ बाबूजी शिकार पे गए थे, पर अभी तक लौटे नहीं। कई दिन हो गए हैं। मैंने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखे। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ले जाओगे? किशन ने कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। मेरे बात मान के तुम प्रदर्शन करोगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, तब हम सब सुख से रह सकते हैं। थोड़े दिन बाद हम वापस आएंगे और तुम्हारे माँ बाबूजी को ढूंढेंगे। फिर वो एक शहर पहुंचे। आओ बाबू आओ, आओ माई आओ, आओ हमारा खेला देखो, इन जानवरों का खेला देखो, गोरिल्ला का गाना सुनो, गोरिल्ला का बातें सुनो, गोरिल्ला का डांस देखो। किशन ने आवाज लगाई। फिर गोरिल्ला ने नृत्य करके दिखाया और सारे लोगों ने ताली बजाई। इसके बाद गोरिल्ला ने रस्सी पे चढ़ के करतब दिखाई। और फिर एक बॉल पे चढ़ के भी चल के दिखाया। फिर गोरिल्ला ने, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, ये गाना गा के सुनाया। तब देखने वाले सारे बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत पैसे दिए। फिर किशन ने सारे पैसे समेटे और उन्होंने जानवरों से कहा, तुम यहीं रुको, तुम्हारे खाने के लिए मैं कुछ ले आता हूं। फिर वो खाना खरीदने चला गया। जानवरों का खाना खरीद के वो लौट रहा था। उसे एक मिठाई का दुकान दिखा। उस दुकान में तरह तरह की मिठाइयां थी। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। दुकान के सामने खड़ा होकर वो मिठाइयों को ताड़ने लगा। मिठाइयों का सुगंध उसके नाक तक पहुंच रहा था। अरे वाह, क्या मिठाइयां हैं, सारे खाने का दिल कर रहा है, पर सारे पैसे तो मैंने जानवरों के खाने पे लगा दी। सिर्फ 1 ही रुपए बचा है, इससे क्या होगा? चलो जाने दो, कल आके खरीद लूंगा। ये सोच के वो जाने लगा। दुकानदार ने उसे पुकारा, ए रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मेरे पैसे चुका के जाओ। किशन ने पूछा, पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो आपकी मिठाइयां नहीं खाई। दुकानदार ने कहा, तो क्या हुआ? सुगंध का मजा तो उठाया। सुगंध का मजा उठाने से पैसे चुकाने पड़ते हैं। किशन ने कहा, ये तो अन्याय है, ऐसे पहले कहीं नहीं सुना। सुगंध लेने से पैसे देने पड़ते हैं, मैं पैसे नहीं दूंगा। मिठाई वाले ने कहा, इस शहर में ऐसा ही होता है, खाने का अलग दम और सूंघने का अलग। जैसा देश वैसा भेष। सुना नहीं क्या तुमने? भला चाहते हो तो पैसे दे जाओ, वरना बहुत मार पड़ेगी। बेचारा किशन असहाय हालत में जेब में से वो 1 रुपए निकाल के दे दिया और वहां से चला गया। अपने डेरे के पास पहुंच के किशन दुखी होके बैठा हुआ था। सारे जानवर उसका लाया खाना खा रहे थे। गोरिल्ला ने केला खाते हुए किशन पे नजर डाला। उसने महसूस किया कि किशन दुखी है, तो उसने पूछा, क्या हुआ मालिक, आप इतने दुखी क्यों हैं? हर रोज मिठाई खाने का आदत है आपको, आज मिठाई लेके नहीं आए? तब किशन ने पूरी घटना के बारे में गोरिल्ला को बताया। तब गोरिल्ला ने कहा, देखा मालिक, इंसानों में कितने बुरे लोग होते हैं, उसको तो जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। वो दुकान मुझे दिखाइए और सिर्फ मेरी बात मान के चलिए। फिर गोरिल्ला ने किशन के कान में कुछ कहा। उसके बाद किशन और गोरिल्ला दोनों वो दुकान तक पहुंचे।
दुकानदार ने पूछा, क्या हुआ, फिर वापस आ गए? मेरी मिठाइयाँ इतनी अच्छी होती है कि सबको बार बार आना पड़ता है। ये क्या, गोरिल्ला को साथ ले आए? शहर में सारे बोल रहे थे, वो बात करने वाला गोरिल्ला क्या यही है? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ? गोरिल्ला ने कहा, मालिक, जो मिठाई पसंद आए खा लीजिए, बिल्कुल सोचिए मत, जो पसंद आए खाइए, जितनी पसंद आए खाइए। तब किशन ने जो मिठाई पसंद आया उसे खा लिया और गोरिल्ला ने भी बहुत सारे मिठाइयां खाई। दुकानदार बहुत खुश होकर उन्हें देख रहा था। किशन ने कहा, बहुत हो गया, इतनी मिठाइयां मैंने जिंदगी में नहीं खाई। जैसे तुमने कहा था ये बहुत स्वादिष्ट है। गोरिल्ला ने कहा, जी मालिक, इतने स्वादिष्ट मिठाई मैंने भी पहले नहीं खाए। सेठ जी, कितने पैसे हुए, ठीक से हिसाब लगा के बताइए। उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, मैंने तो बराबर हिसाब लगाया, पूरे 250 होते हैं, दो पैसे दो। उसने बहुत खुश होके मांगा। तब गोरिल्ला ने उसके सामने पैसों के थैली को हिला के बताया। थैली में से खन खन की आवाज आई। उसने कहा, देखो सेठ जी, पूरे पैसे दे दिए मैंने, चलिए मालिक, हम चलते हैं। दुकानदार ने कहा, रुको रुको, क्या पैसे दे दिए तुमने? किसको दिए, कब दिए? अरे क्या बात कर रहा है तू? गोरिल्ला ने कहा, अभी अभी इस थैली में से आवाज आई, आपने सुनी कि नहीं? दुकानदार ने कहा, हाँ सुनी। तो? तब गोरिल्ला ने कहा, आपने आवाज सुनी, इसका मतलब आपको पैसे मिल गए। दुकानदार ने कहा, ये कैसे होगा, आवाज सुनने से पैसे मिल जाता है क्या कहीं? गोरिल्ला ने कहा, आपके यहाँ सुगंध लेने से ही मिठाई खाना हो जाता है ना, हमारे यहाँ भी पैसों की आवाज सुन ली मतलब पैसे मिल गए। हमारे यहाँ सारे लोग पैसे ऐसे ही देते हैं। दुकानदार ने कहा, पागल समझ रखा है क्या? खीसा ढीला करोगे तो ही यहाँ से जा पाओगे। गोरिल्ला ने जोर से दहाड़ मारा। उसके दहाड़ से दुकानदार डर गया। गोरिल्ला ने कहा, तुम्हारे बातों से डरने वाले इंसान होंगे, मैं इंसान नहीं हूँ, देखोगे मेरी शक्ति। दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे चोट मत पहुँचाओ। तब गोरिल्ला ने कहा, एक घुसा मारूंगा तो ऊपर पहुँच जाओगे, किसी को बुलाना है तो बुला लो, आगे से कभी भी किसी को ठगा तो तेरे को मैं मुन्नी की तरह नचाऊंगा, समझा? चलिए मालिक। फिर वो दोनों वहां से चले गए। कुछ दिन बाद जंगल वापस आके किशन और गोरिल्ला ने उसके माँ बाबूजी के लिए बहुत ढूंढा। आखिर वो मिल ही गए। तब किशन ने गोरिल्ला को उसके माँ बाबूजी से मिला दिया। गोरिल्ला ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल रखा, मेरे माँ बाबूजी को ढूंढने में भी आपने मदद किया। मैं सोचता था सारे इंसान बुरे होते हैं, पर आपसे मिलने के बाद पता चला कि इंसानों में भी अच्छे लोग होते हैं। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो अपने माँ बाबूजी के साथ वहाँ से चला गया। किशन ने गोरिल्ला को टाटा किया और गोरिल्ला ने भी किशन को टाटा करके वहाँ से चला गया। तो बच्चों, अगर हम दूसरों की ठगने की मंशा से काम करें तो हम खुद भी ठग सकते हैं। अच्छी लगी हमारी कहानी? दो सींगों वाला राजा। मगध देश को भल्लार देव नामक राजा परिपालन करता था। उनके पालन में राज्य के सारे प्रजा बहुत सुख शांति से रहते थे। जिस तरह हर इंसान में अच्छा बुरा दोनों होता है, उसी तरह महाराज में भी एक बुराई थी। उनको इस बात का गर्व था कि वो दुनिया में सबसे खूबसूरत मर्द है, इसलिए वो कई दूसरे मर्दों को नीचा दिखाया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने राजमहल से बाहर देखा तो दो इंसान जाते हुए दिखे। उन्होंने मंत्री से कहा, देखिए उन दोनों को, एक मोटा है और एक काला है, कितनी घिन आती है इनको देख के। क्या इन दोनों को शादी में कोई अपना लड़की का हाथ देगा? एक दिन जंगल में एक साधु महाराज राजा से मिले। नमस्कार महाराज, आपकी प्रजा आपका बहुत प्रशंसा करते हैं, इतनी अद्भुत आपकी पालन है। कम खूबसूरत लोगों का व्यंग करना क्या ये आपको शोभा देता है? एक बार सोच लीजिए। बुजुर्ग के हैसियत से बोल रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। आप साधु है इसलिए बच गए, कोई और होता तो कारागार में डलवा देता। आपकी सलाह की मुझे कोई जरूरत नहीं। खुद को कभी देखा है आईने में? गांव गांव घूम के भीख मांगने वाले मुझे सलाह देने चले। महाराज, आपको मेरी शक्तियों के बारे में नहीं पता। आपकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। आपको देख के सब हंसेंगे, ऐसा दिन नजदीक में है। ये कहकर वो वहां से चले गए। दूसरे दिन राजा खुद का चेहरा आईने में देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके सर पे दो सींग उग रहे हैं।
वो विचलित हो गए। अरे रे, ये क्या हुआ? मेरे सर पे 2 सींग, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। अरे इंसान को सींग कैसे उगाते हैं? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या मैं अपने वैद्य प्रधान को बताऊं? पर अगर ये बात उनके द्वारा किसी और को पता चला तो मेरी इज्जत जाएगी, सब मुझे देख के हंसेंगे, वो मैं सह नहीं पाऊंगा। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उन्होंने सोचा। उस दिन से रात को भी सींग कहीं किसी को दिख ना जाए, वो मुकुट पहन के सोया करते थे। महाराज महीने में एक बार अपना बाल कटवाया करते थे। उस दिन नाई बाल काटने राजा के पास आ पहुंचा। राजा ने कहा, देखो नाई, तुमको एक बात बताना है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, किसी और को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे मुंह से ये बात किसी और तक पहुंची, तुम्हें मरण दंड दिया जाएगा, समझ गए? जैसे आपकी आज्ञा हुजूर। आपका हुक्म ना मानो इतनी मेरी हिम्मत नहीं। उस रहस्य को मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा सुरक्षित रखूंगा। वैसे ये रहस्य है क्या महाराज? तब महाराज ने अपना मुकुट उतारा और उसे दिखाया। अरे रे महाराज, ये क्या हुआ? आपके सर पे सींग कैसे उगाए? चिल्लाओ मत, यही वो रहस्य है। किसी और को पता चला तो तुम्हें मरण दंड मिलेगा। जल्दी जल्दी मेरे बाल काटो और निकलो यहाँ से। घर लौटते हुए वो नाई राजा के सींगों के बारे में ही सोच रहा था। इतने में एक बैल दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे उसका मालिक भी दौड़ता हुआ आ रहा था। वो बैल लिंगैया को सींग मारने ही वाला था कि लिंगैया बगल को हट गया। तुम बहुत खुशनसीब हो, उसका सींग अगर लग गया होता तो तुम्हें बहुत चोट पहुंचता। अरे ये क्या सींग है? अगर वो सींग देखा होता तो आश्चर्यचकित हो जाते। बैल का मालिक ने कहा, कौन से सींग? किसके बारे में बात कर रहा है तू? नाई को राजा को दिया हुआ वचन याद आया और वो सींग, रामू के बैल के सींग के बारे में, ये कहकर नाई वहां से खिसक लिया। उस नाई के लिए इस रहस्य को छिपा के रखना बहुत मुश्किल हो गया था। रात को सपने में वो सींग सींग ऐसे वो बोलने लगा। उसकी बीवी ने पूछा, क्या बात है जी, आप सपने में सींग सींग बोल रहे हो? आज क्या हुआ आपको? जब से राजा के बाल काट के आए हो, अलग दिख रहे हो। खाना भी आपने ठीक से नहीं खाया। दूसरे दिन वो नाई जंगल में गया। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। वो इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ यहाँ कोई नहीं है। रहस्य को छुपाना इतनी मुश्किल होगी मुझे पता ही नहीं था। नींद नहीं आ रही, पेट भारी हो गया, जी घबरा रहा है। भेद खोलूं तो जान जाएगी। इस पेड़ को ही बता देता हूँ, तब जाके मेरा जी हल्का होगा। तब उसने पेड़ से कहा, किसी को पता नहीं ऐसी रहस्य है, वो रहस्य मैं खोल दूं आज। राजा को उगाए हैं 2 सींग, राजा को उगाए हैं 2 सींग, राजा को उगाए हैं 2 सींग, राजा को उगाए हैं 2 सींग। ऐसा वो गाने लगा और नाचने लगा। ओह, अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। राजा ने इंसानों को बताने से मना किया था, पर पेड़ को बताने से थोड़ी ना रोका था। दूसरे दिन कुछ लकड़हारे आके उस पेड़ को काट के उसकी लकड़ी से कुछ बांसुरी और ढोल बना के आंगन में सजा के बेचने बैठे। राजमहल के निकट 2 बच्चे बांसुरी और ढोल बजाने लगे, तो उसमें से जो आवाज निकली वो बांसुरी और ढोल के ना होके, किसी को पता नहीं ऐसी रहस्य है, वो रहस्य मैं खोल दूं आज। राजा को उगाए हैं 2 सींग, राजा को उगाए हैं 2 सींग, राजा को उगाए हैं 2 सींग, राजा को उगाए हैं 2 सींग। ये गाना बजने लगा। राजा ने ये सुना और वो आग बबूला हो गए। गुस्से में उन्होंने कहा, अरे नाई, तेरी इतनी हिम्मत, तुझसे पहले ही बोला था, इसको मरण दंड दिया जाए। उन्होंने शासन किया। नाई ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, रहस्य को छुपा के रखना मुझसे नहीं हो रहा था, पर जैसे आपको वचन दिया था मैंने किसी इंसान को नहीं बताया। जंगल जाके मैंने ये बात एक पेड़ को बताई थी। तब बीच में मंत्री बोले, महाराज आपका उस पे गुस्सा आना सहज है। आप सोचते हैं कि आपके सर के सींग के बारे में किसी को नहीं पता, पर यह सत्य नहीं है। इसके बारे में हम सब जानते हैं, पर आपको ठेस ना पहुंचे इसलिए हम में से किसी ने ये राज आपके सामने नहीं खोली। महाराज आपके देशवासी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके रूप से आपका पालन उनके लिए ज्यादा मोल रखता है। उस पे दया कीजिए और उसे छोड़ दीजिए महाराज।
मंत्री की बातें सुन के महाराज सोच में पड़ गए। तब महाराज को साधु की बातें याद आई। उसके बाद राजा साधु को ढूंढने निकला। साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी गलती समझी। इस समस्या का समाधान बताइए। साधु ने कहा, मैं खुश हुआ महाराज। अगर आप कुछ दिन बिना मुकुट के राज्य में घूमे तो कुछ दिन बाद ये सींग खुद से गायब हो जाएंगे। उसके बाद राजा घोड़े पे मुकुट के बिना राज्य में घूमने लगे और कुछ लोग उनको देख के हंसते जरूर थे, पर आश्चर्य की बात यह है कि कुछ दिन बाद सींग अपने आप गायब हो गए। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश यह है, दूसरों के शरीर के आकार पर कभी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे मुंह से कोई बात निकल जाए तो वो कभी भी रहस्य नहीं रहता और रह ही नहीं सकता। क्यों? पसंद आई आपको ये कहानी?